सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्जाम मंथन 24/7 को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट, मैं विकास आप सभी का एग्जाम मंथन पर स्वागत करता हूं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एंशिएंट इंडिया के अंतर्गत आज है मौर्य काल। उससे पहले हम गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल और जो कवि थे राजा के दरबारी, उनके बारे में हम बात कर चुके हैं। और इससे पहले हम लगभग 20 या 21 वीडियो कर चुके हैं एंशिएंट इंडिया के ऊपर। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो जाकर सबसे पहले उन वीडियो को जरूर देखना। इससे पहले लगभग 20 वीडियो हो चुकी हैं, तो आप उन्हें कंप्लीट कर लेना इस वीडियो के बाद, ठीक है, जिन्होंने नहीं देखी है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मौर्य काल। इसके बाद हम करेंगे मौर्योत्तर काल। फिर हमारे कुछ अन्य टॉपिक बच जाएंगे, जैसे चोल, चालुक्य, पांड्य, इन पर हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो हम पहले आज की क्लास में खत्म करेंगे मौर्य काल, और आने वाली नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हम कवर करेंगे मौर्योत्तर काल के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन्हें नोट्स से संबंधित दिक्कत है, जो मैसेज करते हैं, वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दूसरी बात, आप 10 बजे जरूर लाइव आया करें टेस्ट लगाने के लिए, ठीक है। तो आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं, जिसका नाम है मौर्य काल, ठीक है। मौर्य काल के अंतर्गत हम किन किन राजाओं पर बात करने वाले हैं? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, ठीक है। इन पर ही बात करेंगे, क्योंकि इनसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अन्य राजा बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है, ना ही एग्जाम की दृष्टि से, ना ही आपके घर में पढ़ाई की दृष्टि से, ठीक है। किसी भी नजरिए से इंपोर्टेंट नहीं है आपके पढ़ने के लिए, ठीक। तो सबसे पहले हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। और इसमें किसकी सहायता की, किसने इसकी सहायता की मौर्य वंश की स्थापना करने के लिए? तो वो था चाणक्य। कौन? चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की मौर्य वंश को स्थापित करने के लिए। इसने किसे हराया? तो इसने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर मौर्य वंश स्थापित किया। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनानियों ने। जो यूनानी थे, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस का मतलब सीधा सीधा अशोक ही है, ठीक है, लेकिन उनकी भाषा में अशोक को सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस कहा गया है, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस दो शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किया गया है। और किसने किया है? तो यूनानियों ने इस शब्द का प्रयोग किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक विद्वान हुए जस्टिन। कौन? जस्टिन। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है। डाकुओं का गिरोह कहा है। डाकुओं का गिरोह इसलिए कहा है क्योंकि जो चंद्रगुप्त मौर्य की सेना थी वो छुपकर आक्रमण करती थी। इसीलिए जस्टिन जो विद्वान रहे, उन्होंने कहा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य की सेना है ये डाकुओं का गिरोह है, यानी घेरा है, डाकुओं का घेरा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह जो हुआ था वो हेलेना के साथ हुआ था। कैसे हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ था सेल्यूकस निकेटर से, जो कि सिकंदर का सेनापति था। उसके बाद सेल्यूकस निकेटर हारा, और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह हेलेना जो थी उसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ विवाह किया, प्लस दहेज में एक क्षेत्र दिया जिसे कहते हैं एरियाना क्षेत्र। तो पूछा जाएगा कि एरियाना क्षेत्र जो था किसे दहेज के रूप में दिया गया था? तो वो मिला था चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य को एरियाना क्षेत्र दहेज के रूप में मिला था। और दिया किसने था? तो दिया था सेल्यूकस निकेटर ने, क्योंकि उसने अपनी पुत्री का विवाह किया था चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, इसीलिए दहेज के रूप में एरियाना क्षेत्र दिया था। यदि बात करें एरियाना क्षेत्र कौन सा था, तो हेरात, कंधार, मकरान और काबुल वाला जो क्षेत्र है ये था एरियाना क्षेत्र। आज के समय पर आप नॉर्मली देखें तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, थोड़ा सा भारत वाला क्षेत्र ये एरियाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो किसे मिला था? चंद्रगुप्त मौर्य को मिला था। दिया किसने था? तो सेल्यूकस निकेटर ने दिया था, ठीक है। किसके साथ शादी हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य की? तो चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हेलेना के साथ हुई थी, जो कि सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, ठीक है। ये जो विवाह था किसका? चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना का जो विवाह था ये भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय और अंतरजातीय विवाह था, ठीक है। भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय और अंतरजातीय विवाह कौन सा था? तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य का जो विवाह हुआ था हेलेना के साथ, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए मगध पर अकाल पड़ा। मगध पर अकाल पड़ा। अकाल पड़ने के कारण जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो छोड़कर मगध को पहुंच गए। कहां पर? कर्नाटक। कर्नाटक में भी कहां पर? श्रवणबेलगोला। कहां पर? श्रवणबेलगोला में पहुंच गए। और श्रवणबेलगोला में अकाल पड़ जाने के कारण इन्होंने अपनी हत्या कर दी। किस विधि से? संलेखना
विधि से, ठीक है ना। संलेखना या फिर कायाकलेश नाम दिया जाता है। संलेखना या फिर कायाकलेश विधि से चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अपनी हत्या कर दी, ठीक है ना। संलेखना विधि क्या है? बिना कुछ खाए पिए, ठीक है ना, बैठकर अपने प्राण त्याग देना, वही है संलेखना विधि, ठीक। तो ये आपको याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिंदुसार। देखिए बिंदुसार जो थी, इसकी मां का नाम धुरधरा था। क्या नाम था? धुरधरा, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। मां कौन थी इनकी? तो मां थी धुरधरा, ठीक है। मां थी धुरधरा। ये आप मां का नाम आपको धुरधरा याद रखना है, ठीक है ना। किसकी मां का नाम? बिंदुसार की मां का नाम। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बिंदुसार को एक और अन्य नाम से जाना जाता था, सिंहसेन। सिंहसेन के नाम से जाना जाता था बिंदुसार को। नेक्स्ट हम बात करें पतंजलि का महाभाष्य। महाभाष्य जो कि पतंजलि द्वारा लिखा गया है, उस महाभाष्य में बिंदुसार के लिए एक शब्द का यूज किया गया है, वो है अमित्र घात। अमित घात, इस शब्द का यूज किया गया है पतंजलि के महाभाष्य में। किसके लिए? बिंदुसार के लिए। पतंजलि कौन थे? तो पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के गुरु थे, जिसने पुष्यमित्र शुंग के लिए 2 अश्वमेध यज्ञ भी कराए थे, ठीक है। तो आपको बेसिकली जो 2 चीजें याद रखनी है बिंदुसार से, उनकी मां का नाम धुरधरा था, सेकंड इसे सिंहसेन के नाम से जाना जाता था। उसके बाद आपको याद रखना है कि पतंजलि के महाभाष्य में बिंदुसार के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका नाम है अमित्र घात, ठीक है ना, अमित्र घात। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसके 2 पुत्र हुए, कौन? सुशील और अशोक। सुशील जो था वो बना कहां का? तक्षशिला का गवर्नर। और यदि बात करें अशोक की, तो उसे बनाया गया उज्जैन का गवर्नर, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है इसके 2 पुत्रों का नाम सुशील और अशोक। सुशील बना तक्षशिला का गवर्नर। यदि बात करें अशोक की, तो अशोक बना कहां का? उज्जैन का गवर्नर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बिंदुसार के समय एक यूनानी भारत में आया था, जिसका नाम था डाइमेकस। क्या नाम था? डाइमेकस। तो पूछा जाएगा कि डाइमेकस या फिर डाइमेक्स किसके समय भारत आया था? तो डाइमेक्स यूनान का रहने वाला था और बिंदुसार के समय भारत आया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिंदुसार की राज्यसभा में। जो बिंदुसार की राज्यसभा थी, जिसमें लोग बैठकर बात करते थे, उस राज्यसभा में लगभग 500 सदस्य थे, लगभग 500 सदस्य थे, जिसमें से एक आजीवक संप्रदाय के व्यक्ति भी थे, जिनका नाम था पिंगल वत्स, ठीक है ना, पिंगल वत्स। तो आपको याद रखना, पिंगल वत्स किसकी राज्यसभा के सदस्य थे? तो बिंदुसार की राज्यसभा के सदस्य थे पिंगल वत्स, ठीक है। और कितने सदस्य थे बिंदुसार की राज्यसभा में? तो 500 सदस्य थे बिंदुसार की राज्यसभा में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बिंदुसार के समय ही चाणक्य की मृत्यु हुई थी। तो आपको याद रखना है, चाणक्य की मृत्यु किसके समय हुई थी? ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चाणक्य की मृत्यु बिंदुसार के समय हुई थी, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं अशोक पर। अशोक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए शिलालेखों को मैंने अलग पढ़ा दिया है, इसीलिए इस वीडियो में मैं ज्यादा बर्डन ना डालते हुए शिलालेखों को नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि शिलालेख की वीडियो मैंने अलग बना दी है, उसे आप जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें केवल और केवल हम उनसे संबंधित जो राजा हैं उनसे संबंधित बात करेंगे, उनके जीवन से संबंधित बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि यदि बात करें अशोक की, तो अशोक की मां का नाम था सुभद्रांगिनी। सुभद्रांगिनी अशोक की मां का नाम था। यदि बात करें पत्नी का नाम, तो पत्नी का नाम महादेवी था, ठीक है ना। अशोक की मां का नाम सुभद्रांगिनी और पत्नी का नाम महादेवी था, प्रमुख पत्नी। ये भी याद रखना, प्रमुख पत्नी, क्योंकि इनकी पत्नी और भी हुई, जैसे करुवाकी, ठीक है ना। करुवाकी भी किसकी पत्नी थी? अशोक की पत्नी थी, ठीक है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण थी महादेवी, ठीक। नेक्स्ट हम बात करें, इसके 2 पुत्र हुए, महेंद्र और संघमित्रा। कौन कौन? महेंद्र और संघमित्रा। महेंद्र और संघमित्रा को इसने श्रीलंका भी भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, यह भी आपको याद रखना है। तो पूछा जाएगा कि महेंद्र और संघमित्रा किसके पुत्र थे? तो महेंद्र और संघमित्रा थे अशोक के पुत्र। अशोक की मां का नाम क्या था? तो सुभद्रांगिनी। पत्नी का नाम क्या था? महादेवी। प्रमुख पत्नी का नाम महादेवी था। एक और आपको पत्नी याद रखनी है, जिनका नाम था करुवाकी, ठीक है ना, करुवाकी। नेक्स्ट हम देखते हैं अशोक ने अपने मंत्री राधा गुप्त की मदद से 99 अपने परिवार वालों की हत्या कराकर ये राजा बना, ठीक है ना, राजा बना। और किस सन में बना? तो ये राजा बना किस सन में? 273 बीसी में राजा बना। लेकिन इसने राज्याभिषेक नहीं कराया, इसने राज्याभिषेक राजा बनने के 4 वर्ष बाद यानी 269 बीसी में कराया। 269 बीसी में इसने राज्याभिषेक कराया। तो क्वेश्चन बनेगा कि किसकी सहायता से अशोक राजा बना? तो अपने मंत्री राधागुप्त की सहायता से राजा बना। सेकंड क्वेश्चन बनेगा
ये राजा किस सन में बना, तो 273 बीसी में राजा बना। तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि इसका राज्याभिषेक कितने वर्षों बाद हुआ राजा बनने के, तो 4 वर्षों के बाद। सन पूछे तो 269 बीसी। ठीक है, राजा बनने के यानी राज्याभिषेक के 9 वर्ष बाद यानी 9वें वर्ष, ठीक है ना, राज्याभिषेक के 9वें वर्ष कलिंग का युद्ध हुआ, जिसके कारण इसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और इसने युद्ध लड़ना छोड़ दिया, क्योंकि कलिंग युद्ध में बहुत ज्यादा नरसंहार हुआ था। इसके कारण इसने युद्ध लड़ना छोड़ दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 273 बीसी में राजा बना, उसके 4 वर्ष बाद ये 269 बीसी में राज्याभिषेक कराया। राज्याभिषेक के 9वें वर्ष यानी 261 बीसी में, कब, 261 बीसी में इसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं तृतीय बौद्ध सम्मेलन, जो कि राजगृह में हुआ था। तृतीय बौद्ध सम्मेलन, ठीक है ना, पाटलिपुत्र में हुआ था, पहला राजगृह में हुआ था। ठीक है ना, पाटलिपुत्र में हुआ था तृतीय बौद्ध सम्मेलन, और किसके समय हुआ था, तो अशोक के समय हुआ था। ठीक है ना, यानी तृतीय बौद्ध सम्मेलन जो कि पाटलिपुत्र में हुआ था, अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्य थे, जिसने अभिधम्म पिटक की रचना की थी। ठीक है, मोगलीपुत्र तिस्य थे जिन्होंने अभिधम्म पिटक की रचना की थी। किसके समय हुआ था, तो राजा थे अशोक। ठीक है, तृतीय बौद्ध सम्मेलन में 60,000 बौद्ध भिक्षुओं को अशोक ने बौद्ध धर्म से बाहर कर दिया था, क्योंकि उनका काम अच्छा नहीं था। ठीक है, क्यों किया था, क्योंकि बौद्ध धर्म बचा रहे, ये एकदम साफ सुथरा रहे, इसी कारण 60,000 बौद्ध भिक्षुओं को बौद्ध धर्म से बाहर करने वाला राजा कौन सा था, तो वो था अशोक। और कौन से बौद्ध सम्मेलन में किया गया, तो वो था बौद्ध सम्मेलन तीसरा, जो कि पाटलिपुत्र में हुआ, और अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्य थे। जो 60,000 बौद्ध भिक्षु बाहर किए गए, उस प्रक्रिया को उपोसत कहा गया। ठीक है ना, उपोसत। तो पूछा जाएगा कि एक नियम भी तो होना चाहिए, बौद्ध भिक्षुओं को बाहर ऐसे थोड़ी ना निकाला जाएगा, भाई बाहर निकल जाओ, तो उन्हें जो बाहर निकाला गया उस प्रक्रिया को कहा गया उपोसत। तो पूछा जाएगा उपोसत क्या था, तो अशोक के द्वारा बौद्ध भिक्षुओं को, 60,000 बौद्ध भिक्षुओं को बौद्ध धर्म से बाहर निकालना ही उपोसत कहलाया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए अशोक ने 4 गुफाओं का निर्माण किया। आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए अशोक ने 4 गुफाओं का निर्माण किया। कौन कौन सी, सुदामा, कर्ण, चौपार। ठीक है ना, सुदामा, विश्व झोंपड़ी, कर्ण और चौपार। ठीक है, सुदामा, विश्व झोंपड़ी, कर्ण और चौपार, 4 गुफाओं का निर्माण किया आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए अशोक ने। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं अंतिम राजा बृहद्रथ था। अंतिम राजा बृहद्रथ था, जिसकी हत्या उसके एक सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की, और किस धर्म की स्थापना की, तो शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है, किससे, मौर्य काल से। ठीक है, आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, किसे, चंद्रगुप्त मौर्य को सबसे पहले पढ़ा। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के राजा घनानंद को हराकर, किसकी सहायता से, तो चाणक्य की सहायता से हराकर किस वंश की स्थापना की, तो मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, यूनानियों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एक शब्द का प्रयोग किया है, एंड्रोकोटस या फिर सेंड्रोकोटस। ठीक है ना, एक विद्वान रहे जस्टिन, जिन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया है चंद्रगुप्त की सेना के लिए, जिसका नाम था डाकुओं का गिरोह। ठीक है ना, नेक्स्ट हम बात करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हेलेना के साथ हुआ और उसे दहेज के रूप में एरियाना क्षेत्र मिला। एरियाना क्षेत्र जो है उसके अंतर्गत हमारे कौन कौन सी चीज आती है, हेरात, कंधार, मकरान और काबुल। ठीक है ना, किसे मिला, चंद्रगुप्त मौर्य को मिला, क्योंकि उसका विवाह हेलेना के साथ हुआ था, जो कि किसकी पुत्री थी, तो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। नेक्स्ट हम बात करें, इसने अपनी कायाकलेश या फिर संलेखना विधि से भूखा रहकर अपनी जान दे दी, कहां पर, कर्नाटक के श्रवणबेल गोला में। उसके बाद हम बात करते हैं बिंदुसार पर, तो बिंदुसार की मां का नाम धुरधरा था और इसे अमित्र घात कहा गया है पतंजलि की महाभाष्य में। ठीक है ना, एक और नाम से जाना जाता है सिंहसेन। सिंहसेन के नाम से किसे जाना जाता है, तो बिंदुसार को जाना जाता है। इसके 2 पुत्र थे, कौन कौन, सुशील और अशोक। सुशील जो था वो तक्षशिला का गवर्नर था, जबकि अशोक उज्जैन का गवर्नर था। ठीक है, इसके समय पर डाइमेकस भारत आया था, जो कि कहां का, यूनान का था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, बिंदुसार की राज्यसभा में 500 लोग थे, जिसमें से एक आजीवन संप्रदाय के व्यक्ति भी थे, जिनका नाम था पिंगल वत्स। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बिंदुसार के समय ही चाणक्य की मृत्यु हुई थी। उसके बाद हमने बात की अशोक पर। अशोक की मां का नाम सुभद्रांगिनी व पत्नी का नाम महादेवी था। इसके 2 पुत्र थे, संघमित्रा और महेंद्र। ठीक है ना, इसने राधा गुप्त की सहायता से 99 अपने परिवार वालों को मरवाकर ये राजा बना 273 बीसी में, लेकिन राजा बनने के 4 वर्ष बाद यानी 269 बीसी में इसने अपना राज्याभिषेक कराया, और राज्याभिषेक के 9वें वर्ष यानी 261 बीसी में
इसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके समय पर तृतीय बौद्ध सम्मेलन हुआ पाटलिपुत्र में और अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्स, जिन्होंने अभिधम्म पिटक की रचना की थी और इन्होंने इसी बौद्ध सम्मेलन में 60,000 बौद्ध भिक्षुओं को बाहर निकाला बौद्ध धर्म से और इसे उपोसत कहा गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसने आजीवन संप्रदाय के लोगों के लिए 4 गुफाओं का निर्माण कराया। कौन कौन सी? सुदामा, विश्व झोपड़ी, कर्ण और चौपार। ठीक, लास्ट हम बात करें अंतिम राजा, तो अंतिम राजा मौर्य वंश का था बृहद्रथ, जिसकी हत्या किसने की थी? इसके एक मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने की थी और शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है मौर्य वंश से संबंधित। नेक्स्ट हम बात करेंगे मौर्योत्तर काल पर नेक्स्ट बात करेंगे, जिसके अंतर्गत हमारे कम से कम 5 या 7 वंश आते हैं, उन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका काम है रिवीजन करते रहना वीडियो का अच्छे से। ठीक है, टाइम बर्बाद मैं भी नहीं करता हूं, क्योंकि सीधी सी बात है, यदि मैं आपका टाइम बर्बाद करूंगा तो मेरा भी टाइम और आपका टाइम दोनों पैरेलल चल रहे हैं। यदि मैं आपका टाइम बर्बाद करता हूं, सीधी सी बात है, मेरा भी टाइम बर्बाद होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है मैं पढ़ा रहा हूं और मैं अजर अमर हूं। ठीक, तो आपका टाइम ना बर्बाद करते हुए पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट बात इसलिए करते हैं क्योंकि कम समय में आपको ज्यादा कंटेंट मिले। ठीक है, वरना बातें बनाना सभी को मजा आता है, बातें बनाने में, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है ना, और आपका काम है अच्छे से वीडियो को खत्म कर लेना, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊं किसका? मौर्योत्तर काल पर, तो आपका पिछले वाला कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, और जिन्होंने नहीं देखी है वीडियो पुरानी वाली, जो कि 18 या 19 वीडियो हो चुकी हैं, ठीक है, इसे लगाकर लगभग मेरे अंदाज से 21 वीडियो हो जाएंगी। ठीक है, तो आपका काम है आई बटन पर क्लिक करके जा सकते हैं या फिर एंड स्क्रीन पर जाकर प्लेलिस्ट को सर्च करके वहां पर आप देख सकते हैं पूरी हिस्ट्री की क्लासों को। ठीक है, नोट्स में टेलीग्राम चैनल पर आज डाल दूंगा, तो आपका काम रहेगा केवल और केवल रिवीजन करना। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करना, जो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप अपना अच्छे से रिवीजन कीजिए। थैंक यू।